आपका हिंदी प्रज्ञा चैनल पर स्वागत है। आज हम समास पढ़ते हैं जो कि कक्षा 10th में है। तो देखते हैं समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल को समास कहते हैं। अब शब्द और पद में क्या अंतर है? शब्द किसे कहते हैं और पद? जब कोई भी शब्द स्वतंत्र लिखा जाता है तो उसे शब्द कह देते हैं, और जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो उसे पद कहते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कई बार, तो ये इसमें कंफ्यूज ना हो। शब्दों और पदों में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि शब्द क्या है और पद क्या है। इन्हें सामासिक या समस्त पद भी कहते हैं। समास में जो शब्द बनते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? सामासिक भी कहते हैं, सामासिक या समस्त पद कहते हैं। समास के अंतर्गत जब इकट्ठा हो जाता है कोई शब्द तो उसे सामासिक या समस्त पद कहते हैं। अब समास के दो भेद होते हैं। समास के दो भेद नहीं होते, दो पद होते हैं। कौन कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद। मुख्य रूप से समास में दो पद पाएंगे, यानी कि जो समास के जो 6 भेद हैं उसमें से कोई तो पूर्व प्रधान पद पाएगा और कोई उत्तर पद प्रधान पाएगा समास। तो समास के ये दो पद होते हैं, ये ध्यान रखें। समास के कितने पद होते हैं, यहाँ पर भेद की बात नहीं हो रही है। हम ये नहीं पूछ रहे यहाँ पर समास के कितने भेद होते हैं, नहीं। समास में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। तो कई समास तो ऐसे हैं जो पूर्व पद प्रधान है और कई समास ऐसे हैं जो उत्तर पद प्रधान है। इस आधार पर मुख्य रूप से समास के 2 पद होते हैं। ये आप अंडरलाइन करें, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फिर समास के भेद देखते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं। समास में अब कईयों में तो क्या होता है कि पूर्व पद प्रधान होता है, किसी में उत्तर पद प्रधान होता है, किसी में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व भी और उत्तर भी, यानी कि पहला भी और दूसरा भी कह सकते हैं साधारण में। और किसी में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो इस आधार पर पद प्रधानता, पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। ध्यान से सुने, पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। वैसे सीधे पूछे कि समास के भेद कितने होते हैं तो 6 भेद होते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो ये समास के भेद मैंने पद की प्रधानता में यहाँ पर लिख देती हूँ ना। पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद। तो पहला प्रथम पद प्रधान। प्रथम पद प्रधान कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। एक ही जिस समास में पहला पद, यानी कि प्रथम पद कह सकते हैं, पहला पद कह सकते हैं, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है वो कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। सिर्फ एक है, ये याद रखना। दूसरा समास का भेद है उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान में 3 समास आएंगे। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। फिर से सुने, प्रथम पद प्रधान है, एक समास है सिर्फ अव्ययीभाव, ये याद रहे आप। दूसरा उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान के अंतर्गत 3 समास आएंगे। कौन कौन से हैं? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। उत्तर पद का दूसरा प्रधान, दूसरा पद। उत्तर पद यानी कि दूसरा पद, पूर्व पद यानी कि पहला पद। फिर दोनों पद प्रधान, जिसमें पहला भी पद प्रधान होता है दूसरा भी, दोनों पद प्रधान होते हैं। उसमें एक समास आएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व, ये वह नीचे लगाया हुआ है इसमें, तो द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा होता है? द्वंद्व समास। आजकल जो छोटे छोटे क्वेश्चन आने लगे हैं ना अपने ग्रामर में भी, तो उसमें इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, इसलिए मैंने आपकी सारणी बनाई है। यही पूछ सकते हैं कि उत्तर पद प्रधान समास कौन सा है, पूर्व पद प्रधान कौन सा है, अन्य पद प्रधान कौन सा है। तो दोनों पद प्रधान जिसमें होते हैं वो कौन सा होता है? द्वंद्व समास। अन्य पद प्रधान में बहुव्रीहि समास। देखो इन तीनों में एक है। प्रथम पद प्रधान, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है वो कौन सा है? अव्ययीभाव समास। जिस समास के दूसरा पद, उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है, साथ में लिख भी ले जाए तो दूसरा पद, उत्तर को दूसरा बोलते हैं, दूसरा पद प्रधान होता है, वो 3 है। कौन कौन से है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये आप याद रखें। ऑप्शन में चौथा दे दिया कि कौन सा इसमें उत्तर पद प्रधान नहीं है। फिर जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तीसरा भेद क्या है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा है? द्वंद्व समास है। और जिसमें अन्य पद प्रधान,
यानी कि दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, अपितु तीसरा पद प्रधान होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। अन्य पद प्रधान मतलब समास में मुख्य रूप से दो ही पद होते हैं, तो जब दोनों ही प्रधान नहीं है तो कोई अन्य पद हो गया, इस तरह से अन्य, या फिर कोई तीसरा बोल सकते हैं इसको, एक ही बात है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास, जिसमें अन्य पद प्रधान होता है वो बहुब्रीहि समास। ये सारणी आपको समझ आनी चाहिए। एक बार फिर देखते हैं इसको। परिभाषा हम सबसे पहले, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इसे सामासिक या समस्त पद भी कहते हैं। किन शब्दों को सामासिक या समस्त पद कहते हैं? आप संधि के शब्दों को नहीं लिख सकते, इसमें उपसर्ग को नहीं लिख सकते, प्रत्यय को नहीं लिख सकते। आप सामासिक या समस्त पद कैसे कहते हैं? समास के शब्दों को ही, जब शब्द आपस में मिल जाता है, जुड़ जाता है, उसका छोटा रूप हो जाता है। जैसे विद्यालय, इसका विग्रह मतलब विद्या के लिए आलय, और क्या हो गया इसमें? विद्यालय एक शब्द हो गया, तो ये विद्यालय शब्द क्या है? सामासिक पद है। जैसे मैं लिख देती हूँ, जैसे क्या कहेंगे? विद्यालय, ये लिखे हम, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, और इसका क्या बन गया? विद्यालय बन गया, विद्यालय बन गया। तो जो ये विद्यालय शब्द है ये सामासिक पद है, इसे सामासिक या समस्त पद कहते हैं। फिर समास में दो पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। समास में तीसरा पद नहीं होता है। दो पद कौन कौन से होते हैं? पूर्व पद और उत्तर पद। इसे पहला पद भी बोलते हैं, इसे दूसरा पद भी बोल सकते हैं। पूर्व पद पहला है, इसे प्रथम पद या पहला पद भी बोलते हैं, ठीक है ना? प्रथम भी बोल सकते हैं, इसे दूसरा या द्वितीय पद भी बोल सकते हैं, लेकिन दो ही पद होते हैं, ये ध्यान रखें विशेष रूप से। अब पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद। पद की प्रधानता के आधार पर अगर आए तो समास के चार भेद होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, दोनों पद प्रधान और अन्य पद प्रधान, यानी कि दोनों ही नहीं, कोई तीसरा पद प्रधान। अब देखो, प्रथम पद प्रधान कौन सा है? समास अव्ययीभाव समास। प्रथम पद प्रधान समास कौन सा कहलाएगा? अव्ययीभाव समास। दूसरा उत्तर पद प्रधान समास कौन सा है? तत्पुरुष, कर्मधारी और देवगु, ये तीनों याद रखे। तत्पुरुष, कर्मधारी और देवगु, एकदम आने की संभावना ज्यादा इसी की, महत्वपूर्ण यही है। दोनों पद प्रधान कौन सा है? द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे उदाहरण देखें ना, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, दोनों ही बराबर है, किसी का भी कम महत्व नहीं है। अन्य पद प्रधान, इसमें कौन सा समास आएगा? बहुब्रीहि समास, जिसमें तीसरा पद प्रधान हो। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, कौन है? अब सोचना पड़ेगा हमें किसी तीसरे के बारे में, तो यहाँ पर अन्य पद प्रधान। और लंबा है उधर जिसका, किसका पेट लंबा है? गणेश जी का, तो यहाँ तीसरा पद प्रधान हो गया। जो लंबोदर शब्द है उससे कोई अर्थ नहीं है, लंबा तो और भी कोई, किसी का भी पेट लंबा हो सकता है, लेकिन वो एक फिक्स हो गया ना कि वो गणेश जी के लिए ही शब्द प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर अन्य पद प्रधान होगा, ये बहुब्रीहि समास होगा। इतना आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि पद की प्रधानता के आधार पर मैंने आपको समास के चार भेद बताए। अगर क्वेश्चन सीधा आता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? सीधा क्वेश्चन अगर आ जाए, समास के कितने भेद है, तो 6 भेद है। पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं, और सीधे क्वेश्चन आए कि समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, ये ध्यान रहे। अब हम आगे पढ़ते हैं इसका पहला समास, पहला प्रथम पद प्रधान समास, अव्ययीभाव ही हम शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बन रहे हैं इस बोर्ड पर, जो मैंने लिखा है इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, ये विशेष ध्यान रखें कि समास के कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इसे प्रथम पद भी बोल सकते हैं, इसे उत्तर पद भी बोल सकते हैं। फिर ये जो समास से जो मिले हुए शब्द है, इनसे मिले हुए शब्द क्या कहलाते हैं? सामासिक या समस्त पद भी इनको कहते हैं। फिर पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये याद रखें। प्रथम पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, अन्य पद प्रधान। सीधा क्वेश्चन है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से हो गए? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, ये 6 है ना। ये सारे सीधे समास के भेद पूछे तो ये 6 आ गए। पद की प्रधानता के आधार पर पूछे तो मैंने इनका विभाजन आपको करवा दिया है। प्रथम पद प्रधान जो समास है वो अव्ययीभाव है, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु है, दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास है, और अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि समास है। एक एक को हम देखते हैं।
पहला भेद देखते हैं समास का, अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो, अव्यय का अर्थ अविकारी, और अविकारी मैंने आपको समझा रखा है, जिसका रूप कभी नहीं बदलता, लिंग वचन काल कारक आदि के कारण जिनका रूप नहीं बदलता, उन्हें अविकारी पद कहते हैं। तो इस समास में प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है, और दूसरा पद संज्ञा होता है। ये ध्यान रखें कि इसकी विशेषताएं क्या है। जिस समास में पहला पद यानी कि प्रथम पद अव्यय, अव्यय का अर्थ अविकारी, अविकारी, और दूसरा पद संज्ञा होता है, वहां अव्ययी भाव समास होता है। दूसरी पहचान इसकी क्या है कि इसका प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है ना, प्रथम पद देखो अव्यय भी है और प्रधान भी है, अविकारी भी है और प्रधान भी है। आगे जहां किसी शब्द की आवृत्ति होती है, यानी कि एक ही शब्द बार बार आ जाता है, वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। फिर अन और न को छोड़कर अन्य उपसर्ग लगाओ, यानी कि इसमें उपसर्गों का प्रयोग होता है। या तो प्रथम पद में उपसर्ग का प्रयोग होगा। अब कौन कौन से उपसर्ग को छोड़कर? अन और न उपसर्ग को छोड़ करके अन्य उपसर्ग लगाओ, तो भी अव्ययी भाव समास होगा। जिसमें अव्यय पहला शब्द अव्यय हो, अविकारी हो, वहां पर भी ये अव्ययी भाव समास होगा। और जहां पर किसी शब्द की आवृत्ति आती हो, जैसे प्रत्येक, एक एक, प्रतिदिन, दिन दिन, इस तरह के शब्द जहां आते हैं वहां अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण देखते हैं, आजन्म। तो आजन्म का जब विग्रह करेंगे तो जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत। आजन्म का विग्रह जब हम करेंगे तो जीवन पर्यंत हो जाएगा। आजन्म। अब यहाँ पर आ क्या है? आप उपसर्ग लगा हुआ है आगे, और इसका प्रथम पद प्रधान है, आ उपसर्ग है, और आ अव्यय शब्द भी। देखो उपसर्ग भी है, पहले तो हम उपसर्ग देखेंगे, और अव्यय शब्द भी है। जब आ का कोई भी रूप देखते हैं हम, तो इसका लिंग वचन काल कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये प्रथम पद है, और प्रथम पद अव्यय है, ये उपसर्ग भी है। आजीवन, इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा? जीवन भर, आजीवन यानी कि जीवन भर। ये विग्रह आपको करने आने चाहिए। प्रतिदिन, प्रतिदिन का क्या हो जाएगा? दिन दिन, दिन दिन, प्रतिदिन। अब हमने देखा था कि जहां पर शब्दों की आवृत्ति होती है, जहां किसी शब्द की आवृत्ति होती है, इसी तरह से प्रतिवर्ष भी कह सकते हैं, प्रत्येक भी कह सकते हैं। तो ये इसका विग्रह होगा दिन दिन। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा शक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, इसका विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ये यथा क्या है? ये भी अव्यय शब्द है, यथा भी। प्रति, प्रति तो उपसर्ग भी है, और आ यहाँ पर उपसर्ग है। हमें शब्द ये देखने हैं कि जिस शब्दों में आगे या तो अव्यय शब्द हो, या उपसर्ग हो, या फिर इसमें ये प्रति, यथा जैसे शब्द जो अविकारी शब्द होते हैं वो हो, या किसी शब्द की आवृत्ति हो। एक ही शब्द का जब विग्रह करे तो दो बार आए वो, तो वो आवृत्ति करा। जैसे आपने दिन का किया तो दिन दिन, प्रत्येक दिन हो गया। अब नीडर, नीडर यानी कि इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? बिना डर के, बिना डर के। जो बिना डर का होता है उसे नीडर बोलते हैं, यानी क्या? उपसर्ग है यहाँ पर, ये नी उपसर्ग है। प्रत्येक, एक एक, प्रत्येक का क्या विग्रह होगा? जब इसका विग्रह करेंगे तो एक एक, यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हुई है, जब विग्रह किया है तो प्रत्येक में। और जब इसका संधि विच्छेद करते तो प्रति प्लस एक, यानी कि प्रति भी उपसर्ग है, यहाँ पर प्रति उपसर्ग भी है। और जब इसका विग्रह करेंगे तो शब्द की आवृत्ति आ जाती है, इसलिए यहाँ भी अव्ययी भाव समास होगा। इसी तरह से प्रति वर्ष, तो इसका क्या विग्रह होगा? वर्ष वर्ष, वर्ष और वर्ष, प्रतिवर्ष। यहाँ प्रति भी उपसर्ग भी है, और इस तरह जिस तरह से प्रत्येक में था उसी प्रकार से प्रतिवर्ष में भी यहाँ पर भी शब्दों की आवृत्ति, वर्ष वर्ष में, एक एक में। भर पेट, इसका विग्रह क्या करेंगे? पेट भरकर, पेट, पेट भरकर, भर पेट। अब ये भर क्या है? ये भर शब्द भी उपसर्ग है, ठीक है ना? भर शब्द भी उपसर्ग है, या प्रति भी उपसर्ग है। यानी कि जिन शब्दों में अव्यय शब्द और उपसर्ग शब्दों का प्रयोग होता है विशेष रूप से, वो सारे अव्ययी भाव समास में। नाम भी तो यही है ना इसका, अव्यय, अव्यय शब्द से तो बना है अव्ययी भाव समास। इसमें ई प्रत्यय मिलकर के बना है, यानी कि जिस समास में का प्रथम पद प्रधान हो और प्रथम पद अव्यय हो, यानी कि अविकारी हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं।
समझ में आया होगा। ये बहुत ही सीधा सा है। इसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है। कौन कौन से उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता वो मैंने आपको लिखाया है कि ए, अन और न को छोड़कर जितने भी उपसर्ग आते हैं उन सबका प्रयोग इनमें हो सकता है। और उपसर्ग के प्रयोग के बाद फिर क्या है, इसमें अविकारी यानी कि अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है। अव्यय शब्द हमें पता होना चाहिए जिन शब्दों का लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अविकारी कहते हैं। और अविकारी शब्द यहाँ पर प्रथम पद में आएंगे, बाद के नहीं आएंगे। यहाँ डर का अर्थ निकल रहा है लेकिन ये का नहीं निकल रहा है। इसी तरह से प्रत्येक में यहाँ पेट का अर्थ निकल रहा है लेकिन भर का अर्थ नहीं निकल रहा है। तो यहाँ प्रथम पद में ये शब्दों का प्रयोग होगा अविकारी का, और उपसर्ग का प्रयोग जहां पर होता है वहां अव्ययभाव समास होता है। आगे कल दूसरा देखेंगे। आज इतना आप ध्यान करें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे आपके। जो मैंने आज आपको समास पढ़ाया है उसमें भेद के आधार पर कि कितने पद की प्रधानता के आधार पर कितने भेद बताने हैं, 4 भेद बताने हैं। अगर सीधे पूछ ले कि समास के कितने भेद है तो 6 भेद है। पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद है, 4 भेद है। कौन कौन से है, पूर्व पद प्रधान कौन सा है, उत्तर पद प्रधान कौन सा है, दोनों पद प्रधान कौन सा है, अन्य पद प्रधान कौन सा है, वो आपको ध्यान रखने हैं। एक एक समास जब हम करेंगे तो वैसे ध्यान रखेंगे कि कौन किस की प्रधानता है। अब यहाँ पर जैसे किसकी प्रधानता थी, प्रथम पद की प्रधानता थी। दूसरा पद कोई संज्ञा होता है, कोई नाम होता है, संज्ञा का अर्थ नाम है। और ये हमने इसके उदाहरण देखे। अब आगे कल पढ़ेंगे इसका दूसरा भेद। धन्यवाद।